हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म में टॉपिक पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एराइल अमाइंस। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, सबसे पहले क्या है, मैं ये बता दूं कि एराइल अमाइंस होते क्या है। ठीक है, वर्ड एराइल का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक कह लो या एराइल कह लो। कभी भी अगर किसी एराइल ग्रुप या एरोमेटिक कंपाउंड से NH2 लगा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना अमाइन क्या होता है, NH2, है ना। तो अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड से NH2 क्या हो, जुड़ा हो, तो फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एराइल अमाइंस। ठीक है, तो उसके लिए हम एग्जांपल के लिए क्या लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल और फेमस एग्जांपल एनिलीन। ठीक, तो एनिलीन क्या होता है, एनिलीन को भी तुम क्या बोलोगे, ये क्या है, एराइल अमाइंस। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है कि किसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है, एराइल अमाइंस की कि एल्काइल अमाइंस की। ठीक है, तो मैंने एराइल अमाइंस बताया है, तो मैं एल्काइल अमाइंस भी बता देती हूँ कि एल्काइल अमाइंस क्या होता है। एल्काइल अमाइंस, जब NH2 से क्या अटैच्ड हो, हमारा कोई एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, तो फिर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल अमाइन। ठीक है, तो हमें आज कंपेयर करना है कि ज्यादा बेसिक कौन होता है, एराइल अमाइन कि एल्काइल अमाइन। ठीक, तो सबसे पहले हम एराइल अमाइन की बेसिसिटी को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने एल्काइल अमाइन की बेसिसिटी पिछले वीडियो में पढ़ ली है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं एराइल अमाइन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो एराइल अमाइन कुछ इस तरीके का होता है। अब इसमें देखो क्या है, एराइल अमाइन में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज एराइल ग्रुप लगा होता है। एराइल ग्रुप लगा है, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, उसे क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है ना, वो क्या होता है, डीलोकलाइज होता है थ्रू रेजोनेंस। समझ आया मैंने क्या लिखा, कि इन एराइल अमाइन lone pair electron on nitrogen atom is delocalized with the ring through क्या, रेजोनेंस। समझ आया, रेजोनेंस के थ्रू क्या होता है, हमारा जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है ना, वो डीलोकलाइज हो जाता है। ठीक है, डीलोकलाइज मतलब कि वो अपने जगह पे फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, अब ये रेजोनेंस होगा कैसे, ये अपना लोन पेयर यहाँ देगा, तो ये अपना बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड NH2, और इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर से ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड माइनस ये डबल बॉन्ड पुराना, और ये NH2 प्लस। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये बॉन्ड का यहाँ ट्रांसफर होगा, तो अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा अब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा, वापस से अब यहाँ का बॉन्ड यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड डबल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा, NH2, और फिर से इस पे क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एराइल अमाइन में क्या होता है, समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एराइल अमाइन में क्या है, क्योंकि एक एराइल ग्रुप जुड़ा होता है NH2 से। अब एराइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वो क्या करता है, जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, उसे डीलोकलाइज्ड कर देता है। ठीक है, उसे डीलोकलाइज्ड करता है, और किसके थ्रू डीलोकलाइज करता है, रेजोनेंस के थ्रू। तो अब देखो किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, खुद समझो। एल्काइल अमाइन में एक ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन को और दे रहा है, और इस पे इलेक्ट्रॉन की
डेंसिटी जो है वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ेगा, क्योंकि लोन पेयर की एविबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, बेसिसिटी बढ़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगा है जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर अवेलेबल था ना, उसे क्या कर रहा है, लेस अवेलेबल कर रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये क्या है, रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से लेस अवेलेबल है। अब अगर मैंने बताया था ना, दो ही पॉइंट्स है जो तुम्हें बेसिसिटी के लिए चेक करना है, वन इज लोन पेयर अवेलेबिलिटी एंड द सेकंड इज स्टेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटाइन। समझ आया? तो यहाँ पे जब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिसिटी भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। तो अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि कौन ज्यादा बेसिक है, एराइलमाइन कि एल्काइलमाइन, तो क्या बोलोगे कि एल्काइलमाइन इज मोर बेसिक देन क्या, एराइलमाइन। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने ये समझा दिया, क्यों कि रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, जो उसका लोन पेयर होता है ना वो लेस अवेलेबल है, तो ये क्या करता है, तो क्या है, इसकी बेसिसिटी कम है। ठीक है, अब एक और पॉइंट के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जब अगर मान लो अगर हमारा एनिलीन क्या करता है, अपना हाइड्रोजन देता है, अगर मान लो वो किसी भी तरीके से अपना लोन पेयर दे के H+ को एक्सेप्ट कर ले, तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है क्या वो स्टेबल है, क्योंकि मैंने बताया था बेसिसिटी हमें दो पॉइंट से चेक करना है, वन इज लोन पेयर अवेलेबिलिटी एंड द सेकंड इज स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटाइन। H+ को एक्सेप्ट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है अमोनियम केटाइन, उसका स्टेबल होना भी जरूरी है। तो अगर यहाँ पे एनिलीन H+ को एक्सेप्ट करता है तो जो अमोनियम केटाइन बनेगा क्या वो स्ट्रक्चर स्टेबल है, यहाँ पे हम वो पॉइंट को चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तुम लोग समझ चुके हो कि रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर जो है वो लेस अवेलेबल है, इस वजह से भी एनिलीन जो होता है वो लेस बेसिक होता है, या एराइलमाइन लेस बेसिक होता है एज कंपैरिजन टू एल्काइलमाइन। अब हम सेकंड पॉइंट से इस चीज को चेक करेंगे। ठीक है, ये वाला हमारा पहला पॉइंट था। अब हम सेकंड बनाएंगे, जब एनिलीन क्या कर रहा है, NH2, अब मान लो इस पे लोन पेयर तो है ना, तो अगर ये अपना लोन पेयर देके H+ को एक्सेप्ट करता है तो जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या वो स्टेबल है, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, NH3+ बन जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनिलीनियम आयन बोलेंगे, एनिलीनियम आयन। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ होगा, तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स एक और स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेंस के बाद, और वो स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसा डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ और NH3+। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो एनिलीनियम आयन बना है इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, और जब एनिलीनियम आयन कब बना था, जब इसने H+ को एक्सेप्ट कर लिया, तो जो एनिलीनियम आयन बन रहा है वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, याद रखो, याद ध्यान दो, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक, इसमें कोई दो राह नहीं है। और जो एनिलीन है जब उसने H+ नहीं एक्सेप्ट, जब उसने अपना लोन पेयर देके H+ एक्सेप्ट नहीं किया है तो भी इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तब भी ये स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तब भी ये स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई कि एनिलीन का या एराइल अमाइन का H+ एक्सेप्ट करना फ्रूटफुल है कि नहीं है, क्योंकि पहले भी रेजोनेंस हो रहा है, बाद में भी रेजोनेंस हो रहा है। तो देखो जब भी कभी ऐसा आए तो तुम रेजोनेंस के कुछ पॉइंट्स है ना जो याद रखते हो कि जहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, या सुनो दोबारा, मैंने क्या बोला, जहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा वो मोर स्टेबलाइज्ड होगा एज कंपैरिजन टू अदर वन। तो अगर एनिलीन में देखो, जब उसने H+ एक्सेप्ट नहीं किया है तब उसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, और जब उसने H+ एक्सेप्ट कर लिया तब उसमें सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। तो क्योंकि क्योंकि एनिलीन इज
resonance stabilized is resonance stabilized to a larger extent hence it act as weak base। समझ आया? क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था, कोई अपना फॉर्म तब बदलना चाहेगा जब वो मोर स्टेबल फॉर्म में जाए। अब एनिलीन के केस में क्या है, जब उसने H प्लस को एक्सेप्ट नहीं किया है तब उसमें 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि उसको और ज्यादा स्टेबल बना रहा है, और H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद उसमें सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो वो लेस स्टेबल की तरफ अपने आप को क्यों मूव करवाएगा जब वो पहले कंडीशन में अपना ज्यादा स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसी वजह से दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि एराइल अमाइन इज लेस बेसिक देन एल्काइल अमाइन। पहला रीजन क्या है कि जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज्ड हो जाता है और लेस अवेलेबल होता है फॉर प्रोटोनेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि जब एनिलीन H प्लस एक्सेप्ट नहीं करता है तब वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये सब पॉइंट्स याद रखने वाले हैं कि जब दोनों ही कंडीशंस, जब कोई ऐसा मॉलिक्यूल तुम्हें दिख जाए, अब दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है और तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो हमेशा याद रखना जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू द अदर वन। तो क्योंकि ये बिना H प्लस को एक्सेप्ट किए ज्यादा स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसी वजह से एराइल अमाइन ज्यादा प्रेफर करता है कि वो अपना लोन पेयर ना दे। ऐसा नहीं कि देता नहीं है, मतलब उसकी बेसिसिटी ऑर्डर एल्काइल अमाइन के कंपैरिजन कम होती है। समझ आया? तो अब हम डिस्कस करेंगे बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ एनिलीन, डाइफिनाइल, ट्राइफिनाइल। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑर्डर बताना है किसका, एनिलीन का। देखो कंसेप्ट समझ गए होगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। एनिलीन का, दूसरा डाइफिनाइल NH, ठीक है, ये क्या है, डाइफिनाइल। एंड थर्ड हमारा क्या है, ट्राइफिनाइल। ये रिंग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना उसके स्ट्रक्चर से। ठीक है, ये क्या है हमारा, ट्राइफिनाइल। ट्राइफिनाइल। अब हमें बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है, तीनों के पास क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है। ठीक है, लोन पेयर अवेलेबल है तीनों के पास। लेकिन अब हमें क्या देखना है, जब किसी में, जब एनिलीन में एक रिंग था, सिर्फ एक रिंग था, तो उसमें क्या हो रहा था, डीलोकलाइज हो रहा था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, डीलोकलाइज हो रहा था। ठीक है, डीलोकलाइज होने की वजह से क्या था, लेस अवेलेबल था, लेस अवेलेबल था, लेस अवेलेबल था फॉर प्रोटोनेशन। अब जब प्रोटोनेशन के लिए ये लेस अवेलेबल था तो इसकी बेसिसिटी भी क्या थी, कम थी। बेसिसिटी भी क्या थी, कम थी, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अब दो दो रिंग है, तो पहले इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इसके साथ रेजोनेंस करना था। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास दो दो ऑप्शन आ गए, मतलब इसको यहाँ भी डीलोकलाइज करना होगा, यहाँ भी डीलोकलाइज कर सकता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग जो है ना, वो बेसिसिटी को हमेशा कम करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रिंग का इंट्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे रिंग बढ़ेगा तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा डीलोकलाइज होगा तो इट विल बी लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, और अगर प्रोटोनेशन के लिए लेस अवेलेबल है तो बेसिसिटी ऑर्डर कम होगी। समझ आया? तो ये पॉइंट समझ लो, इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग से क्या होगा, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये क्या होगा, बढ़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा,
लेस अवेलेबल रहेगा प्रोटोनेशन के लिए, लेस अवेलेबल रहेगा फॉर प्रोटोनेशन। अब अगर प्रोटोनेशन के लिए लेस अवेलेबल है तो क्या होगा, बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक यहाँ पे कौन है, एनिलीन, फिर कौन है, डाइफिनाइल, और फिर क्या है, ट्राइफिनाइल। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिसिटी ऑफ एराइल अमाइंस, जिसमें कि मैंने कंपेयर करके बताया कि एराइल अमाइंस ज्यादा बेसिक होता है कि अल्काइल अमाइंस, दोनों ही पॉइंट से थ्रू लोन पेयर एवेबिलिटी एंड थ्रू सेकेंड पॉइंट दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूटेड अमोनियम केटायन। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को ही पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।